हे माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कौन सा एपिसोड है ये? 4th एपिसोड। तो भाई अब टीटू की कहानी आगे तो बढ़ेगी ना, क्योंकि नीटू उसको उसका घर दे ही नहीं रहा। वो बार बार कह रहा है मेरा घर है, इसे खाली कर दो, पोजेशन मुझे दे दो, मगर वो टाल मटोल कर रहा है। स्पेसिफिकली ही इज नॉट डिनाइंग द ओनरशिप, बट वो टाल मटोल कर रहा है। बट नाउ टीटू को अपना मकान चाहिए। तो हम पिछले एपिसोड में ये देख चुके हैं कि उसका जो मैटर है वो सिविल नेचर का है, सेक्शन 9, और जो प्लेस ऑफ सुइंग है वो हमने 15 to 21A करके ये पता लगा लिया था कि वो दिल्ली का, हम मान लेते हैं साकेत कोर्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो जाएगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी वहाँ सिचुएटेड। अब ये मत कहना मैडम पिछले में आपने रोहिणी कहा था, रोहिणी मान लेते हैं, ठीक है, इवन कड़कड़डुम्मा मान सकते हैं। तो यानी दिल्ली की जुडिक्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि वो कोर्ट में जाना चाहता है, तो एग्रीव्ड पर्सन है, लेकिन क्या जैसे हम अब इसको एक एज ए स्टोरी कर रहे हैं, क्या वो अपनी स्टोरी कोर्ट में जाके सुनाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ? मतलब उस बंदे ने, नीटू ने मेरे मकान पे कब्जा कर रखा है, दो मैंने ही कहा था, बट नाउ वो खाली नहीं कर रहा है आफ्टर ए पीरियड जब तक उसे कर देना चाहिए था, राइट। एंड ही इज कमिटिंग फर्दर अनदर रॉन्ग्स ऑल्सो टू द प्रॉपर्टी। तो ऐसा देखिए कारण क्या है, केस एक दिन में नहीं डिसाइड होगा, केस को टाइम लगेगा, मजिस्ट्रेट की ट्रांसफ़र हो जाएंगी, वकील भी बदले जा सकते हैं। तो ये स्टोरी को बार बार सुनाना पड़ेगा, हर किसी को बताना पड़ेगा। तो इस सब को छोड़ देना झमेले को। तो एवरीथिंग इन लॉ मोस्ट केसेस डील्स विद कि डॉक्यूमेंटेशन वाली अगर चीज़ है तो वो डॉक्यूमेंटेड ही होनी चाहिए। यानी अब अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हो, आप अपनी सारी स्टोरी को जो हमारी सिविल प्रोसीजर की प्रोविज़न से बता रही हैं वैसे वैसे राइट डाउन करो और एक कोर्ट को सेलेक्ट करके वहाँ पे जमा कराओ। अब हम सबसे पहले देखें ऑर्डर 4, ऑर्डर 6, देन ऑर्डर 7। अब आप कहोगे ये इतने सारे मैम ने ऑर्डर्स लिख दिए है ना। यही है कहानी कि कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है। इट रियली अ वेरी ड्राफ्टिंग अ प्लेंट इज़ रियली अ इंटेलिजेंट वर्क। वाई? क्योंकि जो आगे केस प्रोसीड होगा, यानी टीटू अपने केस को एंड तक ले जाएगा, वो किस बात पे निर्धारित है कि जो वो स्टोरी बता रहा है या जो वो अपनी परेशानी बता रहा है, जो उसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ वो बता रहा है, वो उसने क्या सिस्टमेटिकली बताया है, वो क्या पाना चाहता है, कोर्ट से क्या आशा रखता है कि कोर्ट उसके लिए क्या करे, क्या वो मांगा है उसने, या वो बस अपना दुखड़ा सुना दिया है उसने और वो कह रहा है कोई बात नहीं, बस ये मेरी स्टोरी है। तो कोर्ट गए, ठीक है आप एग्रीड हो, आप जाओ, क्योंकि उसने कुछ रिलीफ तो मांगा ही नहीं, कुछ क्लेम तो करा ही नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डील करती हैं हमारे ये 3 सेक्शन, सॉरी ऑर्डर्स नॉट सेक्शन, क्योंकि मैं सेक्शन 26 भी ऐड कर रही हूँ। सो सेक्शन 26, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 कैसे डील करते हैं। देखिए जब हम एक प्लेंट की बात करते हैं तो सीपीसी में प्लेंट नोवेयर डिफाइंड कि प्लेंट होती क्या है, लेकिन जो सेक्शन 6 है ना, वो सिंपली रूल 1 क्या कहता है कि प्लेंट इंक्लूड्स pleading includes plaint as well as written statement, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर 6 है ना, वो बता रहा है कि जो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट है ना, वो दोनों ही प्लीडिंग कहलाती हैं। यानी प्लीडिंग जब वर्ड बोलेंगे तो हम या तो प्लेंट की बात कर रहे हैं या रिटन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं या दोनों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब भाई प्लीडिंग में प्लेंट भी आती है, लेकिन प्लेंट होती क्या है नहीं बताया गया। सेक्शन 26 और रूल 1 ऑफ ऑर्डर 4, सेक्शन 26 रूल 1 ऑफ ऑर्डर 4 ये क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई सूट है ना इंस्टीट्यूट करना होता है, ये सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय फाइलिंग द प्लेंट। यानी प्लेंट एक वो चीज़ है जो फाइल करी जाएगी
जब वो करी जाएगी हम ये मानेंगे कि हमने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है, यानी उस दिन से हमने प्रोसेस को चालू कर दिया है। एंड दोनों जो सेक्शन 26 है प्लस में ऑर्डर 4 का रूल 1 है, वो मिला के कम्युलेटिव क्या बात होती है, दिस प्लेंट शुड बी इन डुप्लीकेट, यानी 2 कॉपी प्लेंट की लगानी पड़ेंगी, एक प्लेंट एक उसकी कॉपी और लगाओ। प्लस में इट इज सपोर्टेड बाय एफिडेविट। जब भी आप कोई प्लेंट लाओगे उसके साथ एक एफिडेविट होता है, वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि एफिडेविट का आपको पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पर इन जनरल एफिडेविट में क्या होता है, हम सेल्फ स्वोर्न स्टेटमेंट देते हैं रिगार्डिंग सम फैक्ट्स, कि मेरी जो ओपिनियन है ना, यानी मेरी जो इंटेंशन है, मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो भी मैंने फैक्ट स्टेट करे हैं दे आर ट्रू, कोई फेक नहीं है। या तो मुझे अपने सोर्सेज से पता है, मतलब खुद से पता है, या फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में ये ऐसा हुआ है। तो ये क्या है, एफिडेविट की फॉर्मेट और डुप्लीकेट में होना चाहिए, यानी एक कॉपी भी लगेगी। इसका मतलब है यहाँ भी हमको नहीं पता चल रहा कि एक्चुअली प्लेंट क्या है। तो अब देखो, लेकिन हमको ये पता चल गया कि प्लीडिंग इंक्लूड प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, एंड सेक्शन 26 रूल 1 ऑर्डर 4 भी हमको बता रहे हैं कि एक सूट तब इंस्टीट्यूट हुआ माना जाएगा व्हेन द प्लेंट इज सबमिटेड, यानी बाय सबमिटिंग द प्लेंट हमने ये मान लिया है कि हमने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। इसका मतलब जो प्लेंट है ना, इट इज समथिंग, क्या है ये, कोई डॉक्यूमेंट है, राइट। और आप ये देखो, आपने प्लेंट से ही मिलता जुलता एक वर्ड सुना होगा, कंप्लेंट। कंप्लेंट जो वर्ड है वो क्रिमिनल लॉ के डोमेन में आता है, लेकिन जब हम उसमें से कम हटा देते हैं, प्लेंट छोड़ देते हैं, तो वो आ जाता है सिविल में, राइट। प्लेंट से आप ये भी समझो कि जो प्लेंट फाइल करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, राइट। तो जो प्लेंट फाइल करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। प्लेंटिफ वो बंदा होता है जो सूट को इंस्टीट्यूट करता है। वो जब भी कोई डॉक्यूमेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाएगा, वो डेफिनेटली उस कोर्ट में क्या बताएगा कि एक फला फला बंदे ने या एक से ज़्यादा पर्सन्स है, उन्होंने मेरे साथ ये रोंग कमिट कर दिया, यानी कुछ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। क्यों कॉज ऑफ एक्शन है, क्योंकि ऐसा कोई कॉज हुआ जिसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ रहा है, और अब मैं कोर्ट से क्या मांगना हूँ या मैं कोर्ट से क्या डिमांड करता हूँ वो बताता है, ठीक है। इसका मतलब है प्लेंट इज समथिंग जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दे देते हैं कोर्ट के सामने किसी भी घटना को लेके, जो इस तरह की घटना होती है जहाँ पे रोंग कमिट हुआ है, मेरे राइट का कोई हनन हुआ है, तो वहाँ पे प्लेंटिफ कोर्ट के सामने है, ठीक है। तो प्लेंट नोवेयर डिफाइंड, बट अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो प्लेंट ये बनेगा। एंड कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ दिस, कि ऐसी क्या चीज़ है प्लेंट जो पहले नंबर 1 सूट का इंस्टीट्यूट इसी से होगा। जैसे आपने क्रिमिनल लॉ में पढ़ा है, बाय लॉजिंग द FIR, वहाँ से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक्शन में आ जाता है। तो इसी तरीके से बाय फाइलिंग द प्लेंट, सिविल जो जुडिशियल सिस्टम है वो वहाँ से एक्शन में आ जाता है, कोर्ट को पता चलता है, ठीक है। ये प्लेंट कहाँ फाइल करी जाती है, ऑब्वियसली बाय प्लेंटिफ, दिस प्लेंट इज फाइल्ड इन द कोर्ट और एनी अथॉरिटी, अगर कोर्ट ने अपनी कोई अथॉरिटी स्पेसिफाई कर रखी है, जैसे कि सिविल कोर्ट्स में रजिस्ट्री ऑफिस होते हैं जहाँ पे प्लेंट जाती है और वो बता देते हैं कि ये फर्दर कौन से कोर्ट में जाएगी, राइट। ये तो हो गया बेसिक। अब आप बताइए कि अब एक जो सेक्शन ये जो सेक्शन 26 है ये तो खाली एक ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहा है। फिर हमारे पास एक ऑर्डर 7 भी है जो स्पेसिफिकली डील करता है प्लेंट्स के साथ, यानी क्या प्लेंट्स होती हैं, हाउ प्लेंट्स आर फाइल्ड, या जनरल रूल्स डीलिंग विद द प्लेंट्स कि प्लेंट कैसी होनी चाहिए। अब आपको एक और मज़ेदार बात बताती हूँ कि ये जो प्लेंट हम पढ़ेंगे ना, इसमें अब आप कहोगे मैडम ने एक सेक्शन लिख दिया, 3 ऑर्डर लिख दिया, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल एज मेमोराइज कि क्या चीज़ किसको डील करती है। तो देखिए, जब भी हम कोई चीज़ किसी को बताना चाहते हैं तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो जो हमारा ऑर्डर 4 है उसका रूल 1 तो सिंपली ये कह रहा है। रूल 2 क्या कह रहा है, रूल 2 कह रहा है कि जब भी कोई प्लेंट फाइल होएगी उसको कंप्लाई करना पड़ेगा विद द प्रोविजन ऑफ दीज 2 ऑर्डर्स।
ये रूल 2 सिंपली ये कह रहा है इन दो ऑर्डर्स में जो रूल्स गिवन है ना रिगार्डिंग द प्लेंट वो फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर वो फॉलो नहीं करे तो इसका मतलब है द प्लेंट इज नॉट ड्यूली सबमिटेड एंड द सूट इज नॉट इंस्टीट्यूटेड। क्योंकि रूल 3 ये कह रहा है इफ रूल 1 एंड रूल 2 आर मैंडेटरी, यानी प्लेंट डुप्लीकेट में होनी चाहिए, वो हमारा सेक्शन 26 भी वही बात कर रहा है। और रूल 1 क्या कह रहा है, डुप्लीकेट में प्लस में उसके साथ एफिडेविट लगा दो, ठीक है। ये कम्युलेटिव इफेक्ट बता रही हूँ। अब वो कह रहा है 2 कह रहा है कि साथ में जो 2 ऑर्डर है ना इनकी प्रोविजंस को भी फॉलो करो। रूल 3 कह रहा है नहीं करोगे तो जब सूट इज डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड व्हेन ऑल दीज प्रोविजंस आर कंप्लाइड, है ना, प्लेंट बनाने के लिए। मतलब प्लेंट आपने कैसे फ्रेम की है, ड्राफ्ट की है। और अगर जैसे मान लो हमने एक ये भी रूल कर लिया कि कोर्ट में जमा करानी है, लेकिन आप सिर्फ अपने प्लीडर को दे के आ गए, प्लीडर भूल गया, तो कैसे पता चलेगा कोर्ट को? इसका मतलब दैट इज नॉट इंस्टीट्यूटेड। वो उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन वो जमा होगी कोर्ट में टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, वेदर इट इज कोर्ट और सम अदर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि ये रूल 3 खुद ही कह रहा है इन 2 को देखो, तो फिर हम सब 1 बाय 1 इनको देखेंगे। तो डायरेक्ट प्लेंट पे जंप करने की बजाय हम पहले ऑर्डर 6 की बात करेंगे, क्योंकि ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स की बात करता है। इसका मतलब है एक जनरल रूल बता रहा है कि जब भी कोर्ट में प्लेंट फाइल होगी या डिफेंडेंट जो है वो जवाब देगा, वो दोनों ही चीज़ों में कुछ जनरल कॉमन रूल्स हैं जो बता रहे हैं कि ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ऑर्डर जो हमारा 6 है, जो प्लीडिंग्स है, उसका जो रूल 1 है एंड जो हमारा प्लेंट का रूल 1 है, ये सिमिलर टाइप ऑफ बट डिफरेंट, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। प्लीडिंग में पहला रूल नंबर 1 जो है वो नंबर ऑफ सब क्लोजेस को लिए हुए है। वो नंबर ऑफ सब क्लोजेस क्या कह रहे हैं, देखिए आप एक बात बताइए, एक जब भी कोई सूट होगा तो वो किसी कोर्ट में जा रहा है, ठीक है, तो कोर्ट नेम कुछ होगा, हम कहाँ देने जा रहे हैं, राइट। सेकंड, उसमें पार्टीज हैं, पार्टीज मतलब एक प्लेंटिफ है, तो हमारा जो T2 है वो प्लेंटिफ है और जो नीटू है वो डिफेंडेंट है, ठीक है। तो 2 पार्टी होनी ज़रूरी, क्योंकि एक बंदा कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता। डिस्प्यूट है तो कुछ दूसरी पार्टी के साथ ही हो रहा है, सेल्फ के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होता जिसको दूसरा रिजॉल्व करे, सेल्फ का तो हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये पार्टीज हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, नंबर 1 जो रूल 1 कह रहा है कोर्ट का नाम डालो, डिस्क्रिप्शन, पार्टीज, प्लेंटिफ का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, डिफेंडेंट का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। अगर पार्टीज माइनर हैं, ठीक है, तो उस रिगार्ड में स्टेटमेंट बताओ। और क्या ये माइनर पार्टी कोई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि माइनर का सूट नहीं सस्टेन कर सकता। इसमें हमें फर्दर आगे बहुत सारी स्पेशल सूट्स में प्रोविजन पड़ेंगे, बट इनिशियली भी आपको अपनी प्लेंट में बताना पड़ेगा कि पार्टीज कौन है। इफ़ इट इज़ माइनर और मे बी अनसाउंड पर्सन, तो वो स्टेटमेंट दो और बताओ कि हाउ दिस सूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंड होम इज रिप्रेजेंटिंग इट, ठीक है। इवन अगर ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स की डिटेल हम बाद में करेंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सूट्स उनको कहते हैं जो एक से ज़्यादा बंदों को अफेक्ट करते हैं। यानी मान लो कुछ 500 बंदे हैं, वो एक ही किसी डिस्प्यूट में शामिल हैं अगेंस्ट वन और मैनी पार्टीज, तो सबके सब लोग अलग अलग सूट इंस्टीट्यूट करें, इसकी बजाय वो इकट्ठा होकर एक ही सूट फाइल कर दे अगर उसमें कॉज ऑफ एक्शन सेम है और जो राइट जो अराइज हो रहा है वो सभी क्लेम कर रहे हैं अगेंस्ट द सेम पर्सन और पर्सन्स, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है वो स्टेटमेंट बता दें। उसके अलावा लॉ ऑफ लिमिटेशन, यानी आप ये बताएं कि जो लिमिटेशन टाइम पीरियड गिवन है हमारा लिमिटेशन एक्ट के अंदर, क्या उसी के विदिन आता है। ज्यूरिडिक्शन बताएं कोर्ट की। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है भाई, जैसे हमने शुरू में किया था सेक्शन 9 ओनली सिविल नेचर के सूट को सिविल कोर्ट डील करेगा। इसका मतलब अगर कोई क्रिमिनल कुछ ऐसा हो गया, एक्ट हो गया, तो हमारा सिविल कोर्ट नहीं डील करेगा, उसके लिए ये प्रोसेस नहीं है प्लेंट फाइल करने की, तो बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली। और जब हम ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं तो हम पेक्यूनरी और टेरिटोरियल दोनों की बात करते हैं। तो ये जो पेक्यूनरी है ये भी बताना पड़ेगा, और इसके साथ जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है
ये भी बतानी पड़ेगी। कारण क्योंकि वैल्यू से दो चीज़ होती है, एक तो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन पता चलती है, क्योंकि T2 का जो फ्लैट है वो 2 करोड़ का है, तो 2 करोड़ के फ्लैट के हिसाब से जो उसमें कोर्ट फीस बनेगी, कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी, वो कैलकुलेट होगी वैल्यू के अकॉर्डिंग। दूसरा पेक्यूनरी जुरिडिक्शन डिसाइड होगी, वो ये भी बताएगा इवन कि क्या सब्जेक्ट मैटर को किसी पर्टिकुलर जुरिडिक्शन में लाने के लिए या वो सेट ऑफ करना चाहता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट, तो अगर कोई सेट ऑफ करना चाहता है वो, या अपने क्लेम को रेलिंक्विश करना चाहता है यानी वो छोड़ना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल T2 ये कह रहा है भाई तू पोजेशन दे दे, मेरा जितना लॉस हुआ है ना तेरी वजह से मैं वो छोड़ दूंगा, तू बस मकान खाली कर दे, तो ही इज रेलिक्विशिंग द मैसिव प्रॉफिट, वो बेनिफिट जो उसको हो सकता था इस ड्यूरेशन में, लेकिन डिफेंडेंट के रोंग की वजह से डिफेंडेंट ने गेन करा, मे भी उसने गेन नहीं करा पर वो कर सकता था, तो वो जो नुकसान हुआ, फिर भी कोई बंदा कह सकता है ना कि चलो मैं उसका कुछ मुआवजा नहीं मांगूंगा, तुम मुझे मकान खाली करके दे। तो प्लेंटिफ क्योंकि से ये क्यों दे रखा है इतना सारा, बिकॉज द प्लेंटिफ इज सेड टू बी डोमिनस लिटम, यानी लिटिगेशन का जो डोमिनेटिंग पर्सन है वो प्लेंटिफ है। अगर प्लेंटिफ मान लो T2 को ये लगे चलो मकान भी छोड़ देता हूँ, तो छोड़ दो, किसी कोर्ट को, किसी समाज में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इट इज़ द प्लेंटिफ हु डिसाइड व्हाट ही वांट व्हेन ही वांट। अगर वो ये चाह रहा है कि मकान उसी को दे दो तो दे दो, नो लॉ कैन ऑब्जेक्ट इट। अगर वो सोच रहा है कि चलो मकान ले लेता हूँ, बाकी का जो नुकसान हुआ वो रहने देता हूँ, देन ऑल्सो ही कैन। तो क्योंकि अपनी ही लिटिगेशन का वो मास्टर है, तो ही कैन डिसाइड कैसे वो चलना चाहता है और कैसे वो प्रोसीड। कई बार क्या होता है, कोर्ट फीस के चक्कर में, ज्यूरिडिक्शन के चक्कर में, कई बार जो प्लेंटिफ्स होते हैं वो अपने कुछ पोर्शन ऑफ रिलीफ को खुद ही रेलिंक्विश कर देते हैं इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज। उसको नुकसान नहीं हो रहा कोई, तो वो कुछ एक नुकसान झेल के कुछ और गेन करना चाह रहा है, तो ही कैन डू। बस वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो वो ना कर पाए, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा जो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए, हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो वैल्यू है वो खुद ही कैलकुलेट कर देते हैं, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो सूट की है वो बतानी पड़ती है। उसके अलावा वो कह रहे हैं जो भी कोई प्लीडिंग है ना, दैट शुड बी साइंड बाय पार्टी एज वेल एज प्लीडर, सॉरी ये एडवोकेट लिख लो या प्लीडर, ठीक है, वो साइन होनी चाहिए। अब क्योंकि ये सब तो हमारा कह ही रहा है जनरल प्लीडिंग का रूल है, यानी ये सब चीज़ें अगर हम मान लो कोई चीज़ हम स्पेसिफिकली फर्दर हम कोई और चीज़ बताना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लीडिंग में बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही शुरू हो जाओगे और कुछ भी रैंडमली लिख के एक पैराग्राफ लिख दिया आपने, सब कुछ होच पोच करके, कोर्ट को यही नहीं समझ आ रहा कि कब घटना कब हुई। इसका मतलब है जो भी आप बताना चाहते हो उसको आप सिस्टमेटिकली बताओगे और कुछ चीज़ें इसमें ऑब्वियस हैं वो आप बताओगे, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि खाली ये इतने से काम नहीं चलता कि आपने कोर्ट का नाम लिख दिया और आपने ये बता दिया कि पार्टीज़ कौन हैं, आपने उनके एड्रेस दे दिए, आपने डेट्स वगैरह डाल दी, साइन भी कर दिया, राइट, आपने और आपके एडवोकेट ने, यानी प्लीडर होना है ज़रूरी, अगर नहीं ज़रूरी है तो भी। इसके अलावा वो एक और बात कह रहा है, अभी हमने करा कि अगर आप कभी भी कोई प्लीडिंग करेंगे, लिखेंगे, तो उसमें अगर कोई डेट, कोई सम, कोई भी आप नंबर में कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं तो वो चीज़ नंबर एज वेल एज वर्ड्स, यानी नंबर को आप क्या कहेंगे फिगर्स में और वर्ड्स में करोगे। जैसे मान लो डेट देनी है, ईयर्स बताने हैं, आप कुछ और ऐसी डिटेल बताना चाहते हो जहाँ पे नंबर्स का इस्तेमाल है, तो उसमें फिगर एज वेल एज वर्ड्स में अमाउंट है, डेट है, ये सब उसमें बतानी चाहिए। इससे क्लैरिटी रहती है। इन केस ऑफ कोई
क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, राइट। तो उसमें जो इवन एट द टाइम ऑफ कन्फ्यूज़न फिगर और उसमें है, तो जो वर्ड्स में लिखा गया ना, वो जो अमाउंट या डेट है वो करेक्ट मानी जाती है, क्योंकि वर्ड्स की अहमियत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स प्लीड करना चाहते हैं, मतलब आप ही की नॉलेज में है कोई चीज़, तो स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स का मतलब आपके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, जैसे कि नीटू ने कर दिया टीटू के साथ। उसने ट्रस्ट करके उसको दिया कि तुम भी रह लो, साथ में काम कर लो, मगर उसने क्या करा, सब गड़बड़ कर दी। तो इस तरह की अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ हुई है तो वो आप स्पेसिफिकली प्लीड करके यानी बताओगे कैसे क्या है। ऐसे नहीं है आप सिंपल तरीके से लिख दिया, एक कह दिया मेरे साथ वो हुआ है, फ्रॉड हुआ है, बट हाउ, आपको वो फैक्ट बताना पड़ेगा कि फ्रॉड कैसे कमिट हुआ है, ठीक है। और ये जो भी आप ये प्लीड करोगे, इसमें हम सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स को लिखते हैं। इसका मतलब है नो एविडेंस। फर्स्ट थिंग, आपको बहुत डिटेल एविडेंस की नहीं दे रही। नो लॉ इज टू बी प्लीडेड, यानी ओनली सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स है ना जो रिलेटेड टू केस, सिर्फ आप उन्हीं को लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल नीटू अगर अपनी प्लेंट बनाएगा तो वो ये बताएगा कि टीटू ने सबसे पहले वो मकान कैसे पोजेशन में लिया, यानी उसने क्यों दिया, वो क्या घटना थी, कब वो काम हो जाना चाहिए था मगर नहीं हुआ, टीटू को जब भी खाली करने के लिए कहा तो उसने क्यों नहीं करा। ये सिलसिलेवार डेट वाइज आप उसको बताओगे। तो ये जो स्टोरी डेट नहीं बताओगे, अगर ढंग से नहीं बताओगे इन फैक्ट्स को, तो बाद में क्या है, वही जो प्लेंट है उसी के बेसिस पे एक अगला जो बंदा वो जवाब देगा। अगर आपने पहले एलिगेशन ही नहीं बताए कि क्या लगा रहे हो उनके ऊपर और उनको स्पेसिफिकली नहीं बताया मटेरियल फैक्ट्स को, तो फिर बाद में वही आपके केस को अफेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। उसके अलावा कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है, यानी कोई कंडीशन फुलफिल करनी थी जो नहीं करी। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट आपने प्लेंट फाइल करनी है, तो सीपीसी में ही हमारे प्रोविजंस हैं कि 2 महीने का नोटिस देना ज़रूरी है, लेकिन उसने नहीं दिया, बिना नोटिस दिए केस फाइल कर दिया, तो वो ये बताएगा कि ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, मैंने 2 महीने का नोटिस दे दिया। अगर वो नहीं बताएगा और बाद में पता चल रहा है तो ये जो प्लेंट है वो प्रोसीड नहीं कर पाएगी, ये तो लायबल क्या हो जाएगी, वो वापस ही दे देंगे, रिटर्न ऑफ प्लेंट हो जाएगा कि आपने एक असेंशियल चीज़ को नहीं करा। या आप अगर फॉरगेटफुलनेस करते हो, देखो लॉ की एक सिंपल चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ भूल गए हो गलती से या जानबूझ के, और अगर आपने कुछ जगह पे वो अलाउड है कि अप टू जजमेंट आप क्लेम कर लो, लेकिन अगर वो नहीं अलाउड है, अर्लीस्ट पॉसिबल होना चाहिए था, कोर्ट के कहने के बाद भी रेक्टिफाई नहीं करते हो, तो आप अपना ही नुकसान करोगे। यू विल गोइंग टू लूज द केस, आप अपने केस को गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो ये जो मैंने प्रोविजंस बताई हैं ये हमारे रूल्स चल रहे हैं 1 से लेके 7 तक डील हो गए, ठीक है। रूल 7 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कोई भी अपनी प्लीडिंग में इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स नहीं कर सकता। इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स का मतलब इनकंसिस्टेंट प्ली नहीं दे सकता। अभी क्या मतलब है कि एक ही प्लेंट के अंदर या रिटन स्टेट में भी, क्योंकि प्लीडिंग दोनों को कंटेन करती है, बट हम प्लेंट की बात कर रहे हैं, तो जो मैं आपको रूल अब बता रही हूँ वो ही सेलेक्टिव बता रही हूँ जो कि हमारे प्लेंट से रिलेटेड है, क्योंकि रिटन स्टेटमेंट से रिलेटेड हम कहाँ करेंगे, जब हम रिटन स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट प्लीज का मतलब क्या है कि आप एक ही प्लेंट में एक चीज़ कह रहे हो, दूसरे हैंड पे आप कोई दूसरी चीज़ कह रहे हो, और वो दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल T2 अगर अपनी प्लेंट में ये कहे
कि नीटू ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया, वो खाली नहीं कर रहा, उसने ट्रेसपास किया। लेकिन अगली बात वो क्या कह रहे हैं, मैंने टीटू को रहने के लिए दिया था लेकिन अब वो खाली नहीं कर रहा। अब ये दो अलग बात हैं। या एक तरफ वो एलिगेशन लगा रहा है लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है, जैसे एक तरफ कह रहा है वो ट्रेसपासर है लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहा है नहीं हिस्सा तो उसका भी बनता है। ये इनकंसिस्टेंट प्लीज हैं। तो एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, आप बाद में अमेंड करके हो सकता है कोई नया आप बताना चाहते हो जो इनकंसिस्टेंट हो पहले से, लेकिन एक ही टाइम पे शुरुआत में आप प्लेंट लिख रहे हो और उसी में आप दो इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स को प्ली को रेज कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अलाउड। सेक्शन 13 जैसे कह रहा है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, बताना जरूरी नहीं है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है, कोर्ट खुद प्रिज्यूम कर लेगा अनलेस अनटिल कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको बताना पड़े, कुछ स्पेसिफिक हो। अनलेस जनरल रूल क्या कहता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ नॉट टू बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग्स। तो ये तो हमारे जनरल रूल हो गए जो प्लेंट के रिगार्डिंग है, यानी कि वो हम करेंगे। इसके बाद अब जो हमारा सेक्शन, सॉरी इतना सेक्शन करते हैं हम बाकी सब एक्ट्स के अंदर, तो हम ऑर्डर को बार बार भूल ही जाते हैं कि ये हमारी डियर सीपीसी चल रही है जिसमें ऑर्डर्स भी हैं सेक्शंस के साथ। तो वी शुड नॉट फॉरगेट ऑर्डर 7 जो डील करता है प्लेंट्स के साथ। अब जैसे मैंने रूल किया था ऑर्डर 7 का, उसमें हमने जैसे पहले ही कहा था इसका रूल नंबर 1, इसका रूल नंबर 1, इसका रूल नंबर 1, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात कर रहे हैं बाय फाइलिंग द प्लेंट। तो जैसे हमने ऑर्डर 6 करा उसमें प्लीडिंग इन जनरल, लेकिन फाइलिंग ऑफ प्लेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमने वो करा। नाउ वी आर डूइंग ऑर्डर 7 और इसमें स्पेसिफिकली प्लेंट से रिगार्डिंग है कि जब भी प्लेंट फाइल करनी होती है तो आपको एक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका भी जो रूल 1 है वो क्या डिटेल बता रहा है कि जब भी आप प्लेंट फाइल करोगे, सबसे पहली बात है कि जो प्लेंट है ना वो कंसाइज स्टेटमेंट होती है ऑफ फैक्ट्स। आप जो भी फैक्ट, मटेरियल फैक्ट, जैसे हमने अभी प्लीडिंग में किया, जब भी आप कोई मटेरियल फैक्ट प्लीड करना चाहते हो तब आप उसमें जो है कंसाइज स्टेटमेंट जो है वो प्लीड करोगे। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट का हम पॉज लेते हैं, मैं पानी पीना चाहती हूँ। ठीक है, रुकिए स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये देखिए एक कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए जो हम पहले भी पढ़े हैं। मतलब प्लीडिंग भी यही कह रही है कि मटेरियल फैक्ट को स्टेट करो, एक कंसाइज सी स्टेटमेंट बताओ। हमने प्लीडिंग में एक ये भी रूल था जो शायद मैं भूल गई हूँ आपको बताना, कि वो जो पैराग्राफ हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे और नंबर्ड होने चाहिए, यानी 1 2 3 करके पैराग्राफ बनेंगे, यानी हर फैक्ट को एक पैराग्राफ में हम स्टेट करेंगे और वो जो पैराग्राफ है वो कंटेन करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। जनरली अगर आप में से किसी ने प्लेंट लिखी हुई देखी होगी तो वो दैट से स्टार्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर T2 कहे कि दैट नीटू इज डिनाइंग टू वेकेट माई प्लेस, नाउ ही इज डिनाइंग, इसका मतलब है पहले मैंने ही दिया था, या दैट आई हैव गिवन। तो ये दैट से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि हम एक फैक्ट को बता रहे हैं कि फैक्ट ये है, वो ऐसा हुआ, तब ऐसा हुआ, उसने मुझे इतने पैसे दिए थे, अब मैंने उसके लौटा दिए हैं, लेकिन वो फिर भी मेरे घर गुंडे भेज रहा है मान लो, तो ये तो क्रिमिनल का भी हो सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती खाली करना चाह रहा है, तो स्पेसिफिक रिलीफ का भी हो सकता है। और जब भी हम ये पैराग्राफ्स बनाएंगे, इसमें हम जैसे हमने रूल 1 जो ऑर्डर 6 है और ऑर्डर 7 है, ये मिला जुला के पढ़ा है, तो फर्दर फिर भी जो रूल 1 हम इसका करेंगे उसमें क्या है फर्दर कि पार्टीज जो हैं उनका डिस्क्रिप्शन, जो मैं पहले ये मिला जुला के आपको बता चुकी हूँ, तो रूल 1 को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। जो हम प्रीवियस अभी पढ़ रहे थे वो दोनों के रूल 1 ऑफ ऑर्डर 6, रूल 1 ऑफ ऑर्डर 7 हमने किए। ठीक है, नाउ ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डर 2 है, रूल 2 नॉट ऑर्डर 2, ठीक है, जो रूल 2 है ना वो क्या कह रहा है, वो ये बता रहा है कि देखो बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं हमारे सूट, जिसमें या तो हम पैसे की कुछ कंपनसेशन मांग रहे हैं,
राइट, या फिर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर रहे हैं या मूवेबल का कुछ हम डैमेज मांग रहे हैं, ठीक है। तो रूल 2 टॉकिंग अबाउट मनी सूट्स, यानी अगर कहीं भी मनी का कुछ इशू है, लेन देन है और उससे रिलेटेड आप सूट फाइल कर रहे हो तो असर्टेन्ड अमाउंट बताओ। यानी आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि या तो उसने मेरे 1 लाख देने हैं या तो उसने मेरे 2 लाख देने हैं। वन अमाउंट शुड बी गिवन एंड दैट शुड बी असर्टेन्ड सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो असर्टेन्ड सम जो है वो आप बताओगे। बट कुछ इस तरह के भी हैं, फॉर एग्जाम्पल डेट है लेकिन वो अनसेटल्ड अकाउंट से है, या डैमेज है, या जैसे मैसने प्रॉफिट है, और ये मैसने प्रॉफिट को हम डिटेल में बाद में करेंगे। ये जो इस तरह के होते हैं जिसमें अमाउंट असर्टेन नहीं करी जा सकती, वहाँ पे ये कह रहे हैं तो फिर आप अप्रोक्सीमेट अमाउंट बताओ, ठीक है। नियर बाय अप्रोक्सीमेट आप जितना बता सकते हो वो बता दो, रेस्ट जो असर्टेन है वो लेटर ऑन हो जाएगा। मनी को लेके ये 2 ऑप्शंस हैं। देन हमारा रूल 3 जो डील करता है वो करता है 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एक जनरल रूल है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल डालोगे तो डिस्क्रिप्शन डालोगे, क्यों, आइडेंटिफाई करने के लिए। नंबर 1 कि आपको पता होना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन मतलब वो कोई प्लॉट नंबर हो सकता है, जैसे नंबर हो सकता है, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नंबर जो है सर्वे के अकॉर्डिंग हो सकता है, राइट। कोई रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हो सकता है। उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो चारों तरफ से जो जो एसोसिएटेड एरिया है, यानी हमारा एक ये प्लॉट है उसके इधर कौन है, इधर कौन है, सामने क्या है, पीछे क्या है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है। तो इटसेल्फ अपने की कि उसकी बाउंड्रीज क्या है, मतलब खुद की डिस्क्रिप्शन क्या है, लेंथ ब्रेड्थ क्या है, फेसिंग कौन सा है, रोड जो सामने है और वो कैसी है, प्लस में आपके जो नेबर्स हैं उनका कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब साथ में कौन सी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या नहीं है या खाली है या व्हाटएवर। तो जो लैंड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल्स, और जनरली क्या होता है नक्शा भी लग जाता है, जो हमारे तहसील में जमा होते हैं ना रजिस्ट्रीज के टाइम के, वो डिटेल सारी देनी पड़ती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। और अगर जैसे हमने कहा रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है कोई, तो जो अगर रूल 4 ये बात करता है, अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो प्लेंटिफ का क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि ये मैंने अभी जैसे बताया जनरल ये बात है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट भी है तो उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो क्या डिटेल डालनी पड़ेगी, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो प्लेंटिफ का इंटरेस्ट क्या है, राइट, क्यों डालना चाहता है, एंड क्या जो जनरल फॉर्मेलिटीज़ हैं या जिनको लीगैलिटीज़ कहते हैं या नेसेसरी जो कंडीशन है दैट आर गिवन ऑर्डर 1 रूल 8 में गिवन है, क्या उनसे कंप्लाई करा है, मतलब प्लेंटिफ का इंटरेस्ट क्या है, क्यों वो ये सूट फाइल करना है इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, और क्या फिर जो ऑर्डर 1 रूल 8 जो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में बताता है कि हाउ दे आर फाइल्ड और उनकी क्या क्या कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ती है, क्या उसने ये करी है, तो ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमने लॉ ऑफ लिमिटेशन प्लीड करना है, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन में जब भी हम प्लीड करेंगे, क्या लॉ ऑफ लिमिटेशन में कुछ वो ये बताना चाहता है कि मुझे कंसेशन मिला हुआ है लॉ ऑफ लिमिटेशन से, यानी लॉ ऑफ लिमिटेशन की कुछ एक्सेप्शंस में मैं आ रहा हूँ, तो क्या अगर वो किसी एक्सेप्शन में आ रहा है जो कि बताई गई है अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो वो उसको स्पेसिफिकली अपनी प्लेंट में जो है बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उसमें वो नहीं बताएगा तो कोर्ट को नहीं पता चलेगा और बाद में जो डिफेंडेंट है वो आके ये कहेगा कि ये सूट तो बार बाय लिमिटेशन है, यानी लिमिटेशन पीरियड जा चुका है। और अगर ऐसी प्लेंट जैसे फॉर एग्जांपल T2 उसको 5 साल से कह रहा है घर खाली कर दो, या उसको 20 साल हो गई ये कहते हुए, या और भी ज़्यादा पीरियड हो गया, तो कुछ टाइम पीरियड है जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन बताता है कि पर्टिकुलर टाइप का सूट है वो कब तक आप कोर्ट में ला सकते हो, उसके बाद द कोर्ट विल नॉट अलाउ यू टू कम टू द कोर्ट,
ठीक है, तो आपकी जो रेमेडीज़ है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए लिमिटेशन जो पीरियड है वो बताना होता है कि विद इन लिमिटेशन है, विद इन जुडिक्शन है और सही कोर्ट में आ गया हूँ। साथ में जो अगर आप एक्सेप्शन में भी आ रहे हो तो वो एक्सेप्शंस भी आपको स्पेसिफिकली प्लीड करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि हम जब भी कोई वो करते हैं, प्रोविज़न करते हैं, तो प्लेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वहाँ एक कॉमन सेंस भी अराइज हो जाती है कि अब और प्लेंट में क्या बताना रहेगा। हमने इतनी चीज़ें तो बता दी हैं, क्या कुछ और भी है जो प्लेंट में हमें बताना जरूरी है? बिल्कुल, कि आप फाइनली कोर्ट से चाहते क्या हो, रिलीफ, ठीक है, रिलीफ क्या क्लेम कर रहे हो। जैसे T2 कह रहा है मेरा पोजेशन दिलवा दो, तो T2 का फॉर एग्जाम्पल रिकवरी ऑफ पोजेशन, वो ये चाह रहा है, ठीक है। तो रिलीफ स्पेसिफिकली और ऑल्टरनेटिवली, तो क्या रिलीफ वो चाह रहा है, ये स्पेसिफिकली या ऑल्टरनेटिवली उसको प्लीड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है मुझे रिकवरी ऑफ पोजेशन चाहिए, नंबर 1, 2 मेरा जो नुकसान हुआ मुझे डैमेजेस चाहिए, क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसने कहा था 1 साल में मकान पूरा कर दूंगा, नाउ इट इज़ 3 ईयर, मकान पूरा हो भी गया है लेकिन उसने फर्दर उसको रेंट पे दे दिया है विदाउट द अथॉरिटी ऑफ T2, T2 इज टेकिंग एडवांटेजेस, तो उसको डैमेजेस चाहिए, उसको मैसने प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने रेंट पे दे दिया है तो अब वो उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो उसको ये सब रिलीफ चाहिए। तो जब भी कोई रिलीफ है उसको स्पेसिफिकली स्टेट करा जाता है और आप ऐसे नंबर्ड करके करोगे कि मुझे ये रिलीफ चाहिए। ऐसे आप वेग सी नहीं कह सकते कि कोर्ट आप चाहो तो मुझे मकान का पोजेशन दिला दो, साथ में अगर आप देना चाहो तो मैसने प्रॉफिट दे दो, इंटरेस्ट अगर आप मान रहे हो, मान लो वो इंटरेस्ट भी लगाना चाहता है किसी अमाउंट पे, तो ये सारे रिलीफ जो हैं आपको स्पेसिफिकली क्लेम करने पड़ेंगे, ना कि जनरली। तो एक क्या आप चाहते हो वो। दूसरी बात यह है कि जब भी आप इन रिलीफ को करोगे तो डिस्टिंक्टली, इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट वो है वो ये है डिस्टिंक्टली। जैसे मैं ये बता रही हूँ, अब ये इतनी चीज़ें वो चाह रहा है नीटू के अगेंस्ट की कोर्ट उसको दे, तो ये जो सारी है ना, फर्दर जो रूल क्या कह रहा है वो कह रहा है कि जब भी आप, ये हमने देखो यहाँ पे ये जो रिलीफ वाला है ना रूल 7 है और डिस्टिंक्टली है रूल 8, ठीक है। तो वो ये कह रहा है जब भी आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो उसको डिस्टिंक्टली मानो, ऐसे नहीं मिला के एक पैराग्राफ बना के, और जनरली भी नहीं, स्पेसिफिकली। और अगर आप ऑल्टरनेटिवली चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ये कह सकता है ऑल्टरनेटिवली कि मेरे को मैस ने प्रॉफिट दिला दो पूरा, इंटरेस्ट में छोड़ दूंगा, ऑल्टरनेटिवली कि मैस ने प्रॉफिट और अगर पोजेशन उसने विद इन 2 मंथ मुझे दे दिया ना, पोजेशन तो चलो कोर्ट जब कह देगा एग्जीक्यूशन कर देंगे, लेकिन अगर उसने सारे जो अमाउंट है उसका लमसम अमाउंट एक ही बार में दे दिया तो आप इंटरेस्ट को छोड़ सकते हैं, इंटरेस्ट छोड़ दो। ये 3 चीज़ तो ऑल्टरनेटिवली भी मांगा जा सकता है। अब ये तो नहीं कह सकता ना या तो मकान खाली करा दो, ऑल्टरनेटिवली अगर वो मकान में ही रहना चाहता तो पूरी अमाउंट बता दो मकान की कितनी है, मार्केट वैल्यू की मुझे अमाउंट दिलवा दो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। प्लेंट को पढ़ के कोर्ट को समझ आना चाहिए कि आप किस चीज़ से एग्रीव्ड हैं, आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ है, और अब आप कोर्ट में आए हो तो क्या आप लिमिटेशन टाइम पीरियड में हो। तो यानी एवरीथिंग जो है ना रिगार्डिंग द कोर्ट नेम, जुडिक्शन, लिमिटेशन, कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर, देन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ इट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कुछ मूवेबल भी है तो वैल्यू है, अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी लगनी है जो कोर्ट फीस है, ये सारा जो आप देखो कितना दारोमदार सिर्फ प्लेंटिफ के ऊपर है। यानी एवरीथिंग हैज़ टू बी स्टेटेड बाय प्लेंटिफ इन अ वेरी प्रिसाइज एंड गुड मैनर। हर चीज़ को वो छोड़ भी नहीं सकता है, लेकिन एक ही चीज़ को वो बीटिंग अराउंड द बुश वाला सीन भी नहीं क्रिएट कर सकता कि वो फर्स्ट पैराग्राफ में भी वही बात कर रहा है, सेकंड में भी वही कर रहा है, फिर फोर्थ में वो कुछ और कर रहा है, अचानक से फिफ्थ पैराग्राफ में वो फर्स्ट पैराग्राफ की बात करना शुरू हो गया, नहीं उसको याद वहाँ जाके आया। ये ऐसे नहीं होता है। तो जो पैराग्राफ नंबर्ड और प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिखे जाएंगे, और एट द एंड जो हमारा ये पूरी जो प्लीडिंग होती है ना, दैट शुड बी
एट द एंड सपोर्टेड बाय वेरिफिकेशन क्लोज। उसमें एक वेरिफिकेशन क्लोज होता है कि ये जो मैं ऊपर बता रहा हूँ उसमें उसको स्पेसिफिकली वेरीफाई करना पड़ता है कौन से ट्रू टू माई नॉलेज है, कौन से मैंने कहीं और से गैदर किए हैं, या किस में वो डाउटफुल है कि वो कंफर्म है या नहीं। क्योंकि कोर्ट ये चाहता है कि आप ही जिम्मेदारी लो अपनी प्लेंट की कि आपने जो कुछ बताया है वो बिल्कुल ट्रू बताया है। इसका फ़ायदा क्या होता है, लेटर ऑन अगर उसमें लिखी हुई स्टेटमेंट्स फॉल्स फ्रिवोलस पाई जाएंगी तो उसके बेसिस पे एक किसी के खिलाफ लिटिगेशन कर देना ऐसे ही बिना किसी रीज़न के, या कॉज ऑफ एक्शन कुछ है ही नहीं, आप बस ऐसे ही आगे एक छोटा सा आपको लगा है कि ऐसा गड़बड़ हुआ है मेरे साथ, अब आप कुछ भी फैक्ट सेट करके कोर्ट के सामने हो लेकिन देयर इज़ नो कॉज ऑफ एक्शन। तो जब कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, देन यू कैन नॉट फाइल द सूट। तो जो असेंशियल एलिमेंट्स है ना एक सूट के, वो क्या है, देयर शुड बी ए सब्जेक्ट मैटर, कॉज ऑफ एक्शन, वो तो होना ही चाहिए, कोई सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, असर्टेन्ड होना चाहिए कि क्या है और क्या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो आप उन दो चीज़ों के बेसिस पे आप एक प्लेंट लेके आए हो कोर्ट के सामने कि सूट स्टार्ट कर दीजिए हमारा, ठीक है। और जिस दिन कोर्ट उस प्लेंट को एडमिट कर लेगा वहाँ से आपका सूट जो है वो इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। तो इस तरीके से एक गुड प्लेंट हम लिखेंगे। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, प्लेंट का चैप्टर ख़त्म हो गया? हाँ, अगर आप ऑर्डर 7 के हिसाब से देखोगे तो ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑर्डर 7 जो लिखा हुआ है वो तो बस वही है प्लेंट। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लेडिंग का पढ़ लिया, फिर हम कह रहे हैं ऑर्डर 4 भी पढ़ लिया है, सेक्शन 26 भी आ गया समझ में, लेकिन क्या कोई और भी चीज़ है जो इनमें जो हमने रूल किए हैं उसके अलावा भी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अभी मैंने आपको बोला पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट मैटर का होना ज़रूरी है, कॉज ऑफ एक्शन होना ज़रूरी है। तो ये जो पार्टीज़ और कॉज ऑफ एक्शन है ना, इसको डील करते हैं ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2। इनके कुछ रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो जो रूल्स हैं वो बाद में काम नहीं आते, वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द प्लेंट, जब आप प्लेंट ड्राफ्ट कर रहे होते हो ना उस समय वो इंक्लूड करने ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी एक बोला, पार्टीज़ अगर एक ही और मतलब एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, सिंपली एक प्लेंट फाइल हो जाएगी जो अब रूल हमने किए हैं। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन अराइज होती है जब पार्टीज एक से ज़्यादा हैं, वेदर दे आर प्लेंटिफ और दे आर डिफेंडेंट, या न्यूमरस पार्टीज हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 3 4 5 तो आपने लिखे नाम देखे ही होंगे कॉमा करके, लेकिन अदर्स भी कर देते हैं, मतलब इतने इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन वो जो न्यूमरस पार्टीज होती है तो फिर रिप्रेजेंटेटिव सूट हो जाता है। इसी तरीके से कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज होता है तो हम उसके खिलाफ जो क्लेम लेके जाते हैं ना, उसमें एक ही क्लेम मान लो एक ही है, जैसे फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ पोजेशन एक क्लेम है, तो क्या हम उसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि क्लेम पूरा लें, कम लें, ज़्यादा लें, कैसे लें? एक से ज़्यादा क्लेम है तो क्या करें, यानी हम कुछ ज़्यादा रिलीफ मांग रहे हैं तो क्या करें? तो भाई अब एपिसोड 4 का अगला पार्ट आएगा, क्योंकि प्लेंट की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ऑर्डर 1, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑर्डर 2। सो डियर स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।